निकाह के बाद तहरीन की आंखों में एक ख्वाब था, मोहब्बत का, इज्जत का, अपनी पहचान का। सिर्फ 16 बरस की उम्र थी, मगर चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक संजीदगी थी जो उम्र से बड़ी लगती थी। अरसलान खानजादा से उसका निकाह 1 साल पहले हुआ था। दोनों ने अपनी मर्जी से, अपनी चाहत से ये रिश्ता बांधा था। निकाह के बाद सबने रुखसती पर जोर दिया, मगर तहरीन ने कहा कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ, अभी नहीं जा सकती। अरसलान ने उसकी बात को समझा। वो जानता था ये लड़की ख्वाब देखती है और इन ख्वाबों के साथ इंसाफ करना चाहती है, इसीलिए हर रोज रात को वो फोन पर उससे बात करता था। तहरीन, तुम मुझे जितनी बार भी सुनो कम लगता है, जैसे तुम्हारे लफ्जों में सुकून है। तहरीन मुस्कुराती, आप रोज यही बात करते हैं, तो रोज का सुकून अलग होता है मेरी दुनिया। ये लफ्ज मेरी दुनिया जब अरसलान के लबों से निकलता, तहरीन का दिल जैसे मचल जाता था। वो गुलाबी गालों के साथ शर्माती, हंसती और अक्सर चुप हो जाती। उसे नहीं मालूम था कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी मोहब्बत कैसे उसके दिल में उतर गई। इधर तहरीन की खाला, जो अब उसकी सास भी थी, रोज माँ बाप को फोन करके कहती, बेटी को शहर भेज दो, यहाँ रहकर तालीम भी मुकम्मल करेगी और हम उसका ख्याल भी रखेंगे। तहरीन के वालिदैन, जो एक गांव में रहते थे, इब्तिदा में हिचकिचाते रहे, लेकिन जब बार बार खाला ने यकीन दिलाया तो एक दिन बाप ने बेटी से कहा, देखो तहरीन, तुम चाहो तो जा सकती हो, मगर एहतियात से रहना। तहरीन खामोश रही और उसके दिल में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। वो जानती थी कि शहर जाना है तो अरसलान के बड़े खानदान के साथ रहना पड़ेगा, और वो हमेशा से इस बात से घबराती आई थी। मगर जब अरसलान ने एक दिन फोन पर कहा कि तहरीन, तुम आओगी तो ये शहर भी खूबसूरत हो जाएगा, मेरा हर दिन मुकम्मल हो जाएगा, वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, ठीक है, मैं आ रही हूँ। शहर का सफर तहरीन के लिए एक नए मरहले का आगाज था। गाड़ी से उतरते ही सामने बड़ा सा बंगला, सफेद दीवारों और ऊंचे दरख्तों में घिरा, एक महल सा लगता था। खाला ने गले लगाकर खुशामदीद कहा, मेरे घर में अब बहू का कदम पड़ा है। तहरीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी तो सिर्फ तालीम के लिए आई हूँ। अरसलान घर पर नहीं था, वो ऑफिस गया हुआ था। मगर जैसे ही वो वापस आया, दोपहर के वक्त तहरीन किचन में खाला के साथ खड़ी थी। अरसलान ने दरवाजे से झांका और नजरें थम गई। वो कुछ लम्हे वहीं रुक गया। तहरीन ने उसकी मौजूदगी को महसूस किया, मुड़कर देखा और फिर नजरें झुका ली। अस्सलाम वालेकुम। अरसलान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वालेकुम अस्सलाम। तहरीन ने धीरे से जवाब दिया। उस शाम जब सब लोग बैठे थे, अरसलान ने मौका देखकर तहरीन को बागीचे की तरफ चलने का कहा। दोनों साथ चले। खामोशी में कुछ खास था। यहाँ आकर कैसा लगा? अरसलान ने पूछा। नया है सब, मगर अच्छा है। तुम हो तो सब अच्छा है। तहरीन ने नजरें चुराई। आप बातों में बहुत माहिर हैं और तुम खामोशियों में, अरसलान ने आहिस्तगी से कहा। रात को तहरीन ने जैसे ही अपना फोन उठाया, मैसेज आया, तुम्हारे आने से कमरे की दीवारें भी खूबसूरत हो गई हैं। वो मुस्कुराई, फिर जवाब दिया, इतनी बातें ना किया करें, मुझे नींद नहीं आती। फोन बजा। अरसलान था। नींद तुम्हें आए, मगर मेरे लफ्जों में। आपको लगता है मैं इतनी आसानी से सो जाती हूँ? तुम्हें जब भी देखता हूँ लगता है मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई है तहरीन। तुम मेरे निकाह में हो, मेरा दिल चाहता है तुम बस मेरी बाहों में हो। तहरीन की सांसें जैसे थम गई, दिल जोर से धड़का। ये बातें मत करें, मुझे शर्म आती है। तो शर्मा जाओ, मैं देखूंगा। आप? तहरीन हंसने लगी। मुझे पढ़ाई करनी है, कल कॉलेज जाना है। ठीक है, जा रही हो तो जाओ, लेकिन एक बात कह दूं? जी? काश तुम मेरे साथ सोती, बस सर मेरे सीने पर रखकर। तुम्हें सुकून भी आता, नींद भी, और मैं भी मुकम्मल हो जाता। तहरीन की पलकें झुक गई। अल्लाह हाफिज अरसलान। ख्वाबों में आना मेरी दुनिया। रात के कमरे में रोशनी मध्यम थी, मगर दिल के किसी कोने में अरसलान के अल्फाज जैसे जलते चिराग की तरह दहक रहे थे। तहरीन ने चादर लपेटी और आंखें बंद की। अरसलान, मेरी जिंदगी। तहरीन ने नए कमरे की खिड़की से बाहर झांका। सुबह की हल्की रोशनी पूरे लॉन पर बिखरी हुई थी। बंगले के दरख्त, फूल और खुला आसमान, हर चीज नई थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खामोशी थी। गांव की सादगी से निकलकर इस बड़े, खामोश और संजीदा घर में कदम रखना आसान नहीं था। कमरे में खाला दाखिल हुई। बेटा, सब नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ। तहरीन ने चादर दुरुस्त की और नीचे आ गई। नाश्ता बड़ी मेज पर लग चुका था। मूसा खानजादा यानी अरसलान के चचा एक रूपदार मगर नर्म मिजाज शख्स थे। उनके साथ उनकी बीवी, बेटी माहम और बेटा दिलावर भी मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम, तहरीन ने आहिस्ता से कहा। वालेकुम अस्सलाम, सबने जवाब दिया। माहम तहरीन को देखकर फौरन बोली, तुम तो बिल्कुल वैसी ही हो जैसी अरसलान ने तस्वीर में दिखाई थी, बल्कि उससे भी ज्यादा खूबसूरत। तहरीन थोड़ा शर्मा गई। दिलावर ने नजरें हटाए बगैर बस हल्की सी मुस्कुराहट दी।
وہی مسکراہٹ جس میں تحریم کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا، جیسے کوئی چیز اندر تک چپ گئی ہو۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ ماہم اور تحریم کے درمیان دوستی بڑھنے لگی۔ ماہم زندہ دل تھی، کھل کر باتیں کرنے والی، اور تحریم کے قریب آ گئی۔ دونوں شام کو لان میں بیٹھ کر چائے پیتی، کالج کی باتیں کرتی اور ہنستی رہتی۔ ایک دن ماہم نے کہا، ارسلان بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں تمہارا نام لکھا ہے۔ تحریم نے نظریں نیچی کر لی۔ وہ بہت اچھے ہیں۔ بس اچھے؟ ماہم نے چھیڑا۔ بہت اچھے، بہت اپنے۔ تحریم کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن جہاں ماہم کا ساتھ سکون دیتا تھا، وہیں دلاور کی موجودگی تحریم کو بے چین کر دیتی تھی۔ جب بھی وہ کمرے میں ہوتا، تحریم کا دل چاہتا کہ وہ جلدی سے وہاں سے نکل جائے۔ دلاور کی آنکھیں جیسے اس کا پیچھا کرتی تھیں، نہ فقرے بولتا نہ کچھ کہتا، بس ایک خاموشی میں جیسے کئی باتیں کہہ دیتا۔ ایک دو بار دلاور نے موقع ڈھونڈ کر بات کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو شہر کیسا لگ رہا ہے؟ تحریم نے نظریں جھکائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ شہر آپ کو پسند آ گیا ہے۔ تحریم خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ ان نظروں کی عادی نہیں تھی۔ کئی دن بعد ایک سپہر ارسلان آیا۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی، آنکھوں میں محبت اور لہجے میں وہی اپنائیت تھی جو تحریم کے دل کو سکون دیتی تھی۔ کیا حال ہے میری دنیا کا؟ تحریم مسکرا دی۔ ٹھیک ہوں، بس ٹھیک۔ میں تمہیں لے جاؤں کہیں تو شاید دل بہتر ہو جائے۔ نہیں، تحریم نے شرمائے۔ سب گھر والے ہیں تو ہم باہر لان میں ہی چلتے ہیں۔ وہ دونوں لان میں آ بیٹھے۔ شام کو ہوا تھوڑی سی خنکی تھی، درختوں کی سرسراہٹ، اور ان کے بیچ ارسلان نے آہستہ سے تحریم کا ہاتھ تھام لیا۔ تحریم چونکی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوا؟ تم میری منکوہا ہو اور میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تحریم نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر ارسلان نے نرمی سے تھامے رکھا۔ تم صرف میری ہو تحریم، میری آنکھوں کا خواب، میرے دل کا سکون۔ وہ خاموش ہو گئی۔ دل جیسے دھڑکن بھول گیا تھا۔ ارسلان آہستگی سے اس کے بالوں کو چھونے لگا۔ انگلیاں نرمی سے اس کی زلفوں میں سرکنے لگیں۔ تحریم کی پلکیں جھک گئیں۔ میں جب تمہارے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہے۔ تحریم کی سانسیں بھاری ہو گئیں۔ آپ ایسے مت دیکھا کریں، دل گھبرا جاتا ہے۔ تو نہ دیکھو، تمہیں نہ دیکھوں؟ تحریم نے آنکھیں بند کر لی۔ دیکھیں مگر اتنا نہیں، اتنا کہ تمہیں احساس ہو جائے کہ تم میری ہو، بس میری۔ ایک لمحے کو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ صرف دل کی دھڑکنیں تھیں جو سنائی دے رہی تھی۔ ارسلان نے نظریں اس کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ تحریم نے پلکیں اٹھائیں، اور جب ساری دنیا غائب ہو گئی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے بنا کچھ کہے، مگر سب کچھ کہہ گئے۔ اچانک خالہ کی آواز آئی، تحریم، ماہم تمہیں بلا رہی ہے۔ تحریم نے جلدی سے ہاتھ چھڑایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے جانا ہے۔ ارسلان نے بس مسکرا کر کہا، تم جہاں بھی جاؤ دل یہیں چھوڑ دینا۔ تحریم نے مڑ کر نہیں دیکھا، مگر اس کا دل واقعی وہیں رہ گیا تھا۔ اوپر جاتے سیڑھیوں پر دلاور کھڑا تھا۔ اس کی نظریں کچھ کہہ رہی تھیں، جیسے اس نے سب کچھ دیکھ لیا۔ تحریم نے نظریں چرا لیں اور تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دل میں خفیف سا خوف تھا، لیکن محبت کی گرمی اس پر غالب تھی۔ تحریم نے آج پہلی بار گھر میں خود کو تنہا محسوس کیا۔ خالہ، ماہم اور چچی بازار گئے ہوئے تھے اور وہ مطالعے میں مصروف تھی۔ نیچے سے نوکر نے آواز دی، بی بی جی، پانی کا کولر خالی ہو گیا ہے۔ دلاور صاحب نے کہا کہ چھت سے بوتلیں لا دیں۔ تحریم نے چادر سنبھالی اور چھت کی طرف قدم بڑھا لیے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ کسی انجانے احساس میں گری ہوئی تھی، جیسے کوئی خاموشی میں اسے دیکھ رہا ہو۔ چھت پر پہنچتی اس کی نظر دلاور پر پڑی، جو پہلے سے وہاں موجود تھا۔ آپ یہاں؟ تحریم نے حیرت سے پوچھا۔ بس موسم اچھا لگا تو آ گیا۔ تم پانی کی بوتلیں لینے آئی تھی؟ تحریم نے نظریں جھکا لیں۔ دلاور کی آنکھوں میں کچھ تھا جو سادہ نہیں تھا۔ وہ قدم بہ قدم اس کے قریب آیا۔ تحریم، تمہیں ایک بات کہنی ہے۔ تحریم نے قدم پیچھے ہٹایا۔ مجھے جلدی ہے، بس ایک پل، صرف سن لو۔ تحریم نے خاموشی سے رخ موڑا اور بوتلیں اٹھانے لگی۔ دلاور کی آواز پیچھے سے آئی، تم بہت مختلف ہو، نہ جانے کیوں۔ جب سے تم آئی ہو کچھ بھی ویسا نہیں رہا۔ تحریم نے پلٹے بغیر جواب دیا، مجھے کچھ سننا نہیں، اور وہ تیزی سے نیچے اتر گئی۔ کمرے میں آ کر اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، دل جیسے کسی انجان خطرے کو بھانپ چکا تھا۔ اس نے کتاب کھولی، مگر الفاظ بکھرے بکھرے لگ رہے تھے۔ شام کو ارسلان آیا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیسے بس تحریم کو دیکھنے کی طلب ہو۔ وہ لان میں بیٹھی تھی، خاموش، کسی سوچ میں گم۔ سلام میری دنیا۔ تحریم نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ سلام۔ ارسلان نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا، ٹھیک ہو؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ بس تھوڑا سا تھک گئی ہوں۔ تحریم نے نظریں چرائیں۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں محسوس کر لیتا ہوں جب تم کچھ چھپاتی ہو۔ تحریم نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، مگر رک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ارسلان کو فکر کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ایک بات کہوں؟ ارسلان آہستگی سے بولا۔ جی؟ تم صرف میری ہو تحریم، تمہارا سکون، تمہاری ہنسی، تمہاری ہر بات، سب کچھ میرا ہے۔ تحریم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ ارسلان کے قریب ہوئی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن لفظ نہیں ملے۔ ارسلان نے آہستگی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں، تم ہو تو میں ہوں۔
तहरीम की पलकें भीग गईं। वो बोली, अरसलान, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही रहें मेरे लिए, मेरे साथ। ऐसा ही होगा, अरसलान ने नरमी से कहा। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी में बीत गए। दोनों के दरमियान अल्फाज की ज़रूरत ही न रही। लेकिन इस खामोशी को दिलावर की अचानक आमद ने तोड़ दिया। अरसलान भाई, वो फाइल चाहिए थी आपसे। दिलावर की नज़र तहरीम पर थी, जिसने फौरन नजरें नीची कर ली। अभी देता हूँ, अरसलान ने जवाब दिया। दिलावर थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी मंजर को अपने अंदर कैद करना चाहता हो। फिर आहिस्ता से पलट गया। अरसलान ने तहरीम की तरफ देखा। दिलावर भाई तुम्हारे कज़न हैं, अगर वो कभी बात करें तो ठीक तरीके से जवाब दे दिया करो, बेरुखी से कोई रिश्ता बिगड़ ना जाए। तहरीम ने आहिस्तगी से कहा, कभी कभी कुछ बातें खामोशी ही से जवाब मांगती हैं। अरसलान ने उसका हाथ दोबारा थाम लिया। मुझे बस ये सुनना था कि तुम ठीक हो। हाँ, वो बस इतना ही कह पाई। उसी रात जब सब लोग सोने के लिए जा चुके तो तहरीम बैल्कनी में खड़ी थी। हवा हल्की सी चल रही थी और नीचे लॉन में रोशनी फैली हुई थी। वो बाहर देख रही थी, मगर अंदर का मंजर बहुत वाज़ेह था। दिलावर की आंखें, उसके अल्फाज और अरसलान का लम्स, सब कुछ एक साथ उसके दिल पर छा गए थे। अरसलान एक दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहा था और उसके जाने की खबर सुनकर तहरीम का दिल अजीब से एहसास में डूब गया था। वो जानती थी कि चंद दिन की बात है, लेकिन ये दिन बहुत भारी लग रहे थे। घर में सब अपने कामों में मसरूफ थे। मूसा खानजादा शहर से बाहर थी और दिलावर अक्सर खामोशी से नजर आ जाता, जैसे मौके की तलाश में हो। उस शाम जब माहम अपनी दोस्त की सालगिरह में चली गई और खाला ऊपर आराम कर रही थी, तभी तहरीम लाइब्रेरी में बैठी मुताला कर रही थी। अंधेरा सा होने लगा। उसने सोचा रोशनी ऑन कर ले। अभी वो उठने ही वाली थी कि दरवाजे पर दिलावर खड़ा हुआ दिखाई दिया। पढ़ाई कर रही हूँ? तहरीम ने किताब बंद की। जी, कुछ देर और फिर कमरे में चली जाऊंगी। दिलावर अंदर आ गया बिना इजाजत के। तुमसे कुछ बात करनी है, दिल बहुत दिन से बोझल है। तहरीम ने नजरें चुराई। मैं समझती हूँ आपको मुझसे कोई बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। दिलावर की आवाज़ नर्म थी, लेकिन उसमें जहर छुपा था। तहरीम पीछे हटी। ये गलत है। मैं अरसलान की मनकूहा हूँ, हाँ जानता हूँ, लेकिन निकाह सिर्फ कागज पर है, दिल पर नहीं। बस करें, तहरीम ने सख्ती से कहा। मैं आपको बड़े भाई की तरह समझती हूँ। दिलावर हंस पड़ा। मैंने कभी तुम्हें बहन नहीं समझा। तुम्हें देखकर कुछ और ही महसूस होता है, और सच कहूँ तो। इससे पहले कि वो जुमला मुकम्मल करता, तहरीम ने तेज आवाज में कहा, खामोश रहें, आपकी ये बातें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। दिलावर एक कदम और आगे बढ़ा। बस एक बार मुझे हाँ कह दो। तहरीम का हाथ बेअख्तियार उठा और जोरदार थप्पड़ दिलावर के चेहरे पर पड़ा। कमरे में एक लम्हे के लिए सुकूत छा गया। दिलावर की आंखों में हैरत, गुस्सा और तजलील का अक्स था। अगर दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं पूरे घर के सामने चीखूंगी, तहरीम ने कहा और तेजी से कमरे से निकल गई। उसके हाथ कांप रहे थे। वो भागती हुई ऊपर अपने कमरे में आई, दरवाजा बंद किया और आंखों से आंसू बहने लगे। दिल जैसे धड़कना भूल गया था, सांसें उखड़ने लगी। अगले दिन अरसलान वापस आया। वो हस्बे मामूल खुश लग रहा था, लेकिन जैसे ही दिलावर उससे अलग लेकर जाकर कहा, अरसलान तुम्हें लगता है वो तुमसे मोहब्बत करती है, तुम गलत हो। अरसलान की मुस्कुराहट एक पल में मधम हो गई। ये तुम क्यों कह रहे हो? दिलावर ने कांधे उचकाए। बस महसूस होता है, मैंने आंखों में देखा है, वो तुम्हें नहीं चाहती। अरसलान खामोश हो गया। लफ्ज जैसे गले में अटक गए। वो कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे पीछे हट गया। दिल में खुन्क सी लहर दौड़ गई। तहरीम, और ये बात नहीं, वो झूठ हो सकता है, मगर दिल में एक जहर सा उतर गया था। शाम को तहरीम लॉन में बैठी थी। उसके हाथ में चाय का कप और आंखों में सोचों की झलक थी। अरसलान उसके पास आया और खामोशी से बैठ गया। सब ठीक है? तहरीम ने पूछा। अरसलान ने उसकी तरफ देखा, जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। तहरीम, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? तहरीम चौंक गई। कुछ लम्हे उसे यकीन न आया कि वो ये सवाल कर रहा है। अरसलान, आपने कप रखा और अरसलान की तरफ झुकी। ये कैसा सवाल है? बस दिल चाहा सुन लूं। तहरीम की आंखें नम हो गईं। वो उठकर अरसलान के करीब आई और पहली बार आहिस्तगी से उसे गले लगा लिया। उसका सर अरसलान के कांधे पर था और लब उसके सीने से लगे हुए थे। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ अरसलान, बहुत ज्यादा। तुम मेरी पनाह हो। अरसलान ने आंखें बंद कर ली। उसकी बाहों में तहरीम का वजूद था और दिल में एक गहरा सुकून। तुमने ये जुमला आज कहा है, लेकिन मैं हर दिन महसूस करता रहा हूँ। तहरीम ने नरमी से कहा। आज जरूरी था कहना, क्योंकि किसी ने तुम्हें कुछ गलत बताया है। अरसलान ने अब की बार उसका चेहरा थामा। बस इतना जानता हूं कि तुम मेरी हो, और जो मेरी है उस पर किसी की नजर बर्दाश्त नहीं। तहरीम की आंखों से आंसू बह निकले। मोहब्बत की शिद्दत, खौफ की थकन और सच्चाई का बोझ सब उस एक आगोश में हल हो गया। इन लम्हों में दोनों ने अपनी पहली सरहद उबूर की थी, एतमाद की, इजहार की और मोहब्बत की। अरसलान दिलावर की बातों को ये समझकर नज़रअंदाज कर गया कि शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। घर की फिजा में अजीब सा खामोशी का तनाव था। दिलावर की आंखों में एक और रंग आ गया था, खतरनाक, जहरीला और जिद्दी।
उसका एक और प्लान फेल हो चुका था। तहरीम अब कोशिश करती थी कि वो जहां हो दिलावर वहां ना हो, लेकिन वो जैसे मौका ढूंढता था, हर कमरे हर राहदारी में वो अचानक आ जाता। एक ऐसी मौजूदगी जो तहरीम के लिए अजाब बनती जा रही थी। अक्सर ऐसा होता है कि वो गुजर रही होती और दिलावर के कदमों की आहट उसे पीछे मुड़ने पर मजबूर कर देती। वो बोलता कम था लेकिन निगाहें ज्यादा बोलने लगी थी, नजरों का एक अंदाज जो किसी की इज्जत पर हमला करता था। एक दिन शाम के वक्त तहरीम अपने कमरे में थी, दरवाजा नींद हुआ था, वो अपनी किताबों में मगन थी जब आहिस्ता से दरवाजा मुकम्मल खुला। दिलावर अंदर आया और बिना कुछ कहे दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। तहरीम ने चौंक कर देखा और फौरन खड़ी हो गई। ये क्या बदतमीजी है, मेरे कमरे में मेरी बगैर इजाजत के? दिलावर ने कांधे चटक कर कहा, बात करनी थी कुछ जरूरी। मेरे लिए आपसे कोई बात जरूरी नहीं, फौरन से यहां से चले जाएं। तुम अभी भी मुझे भाई समझती हो? तहरीम का चेहरा सख्त हो गया। मैं अब आपको कुछ भी नहीं समझती, सिर्फ एक खतरा। प्लीज निकल जाएं यहां से। दिलावर की आंखों में जिल्लत की चिंगारी दहकने लगी, लेकिन वो बगैर कुछ कहे पलट गया। तहरीम ने दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा ली। वो अक्सर रात को कुंडी लगाकर सोती थी, नींद में भी खौफ का एक साया सा रहता था। अगली सुबह तहरीम यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी जब खाला कमरे में आई। बेटा, अरसलान तो ऑफिस जा चुका है और ड्राइवर आज छुट्टी पर है, तुम्हें दिलावर यूनिवर्सिटी छोड़ देगा। तहरीम के चेहरे का रंग उड़ गया। खाला, मैं खुद चली जाऊंगी, गाड़ी में अकेली रह लूंगी। अरे पागल हो, शहर तुम्हें आता है क्या? कोई कुछ कह देगा तो? जाओ, दिलावर नीचे इंतजार कर रहा है। तहरीम का दिल नहीं माना, लेकिन इनकार का कोई फायदा नहीं था। वो नीचे आई और गाड़ी में बैठे हुए खाली खामोश नजर उसके साथ हो गई। गाड़ी कुछ देर चली तो तहरीम ने रास्ता पहचानने की कोशिश की। यह रास्ता यूनिवर्सिटी का नहीं था। दिलावर ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। सोचा, तुम थक गई होगी, एक कप चाय पियेंगे? मुझे चाय नहीं पीनी, मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ। बस 10 मिनट, बैठो ना। तहरीम की बर्दाश्त जवाब देने लगी। मुझे उतरना है अभी। दिलावर ने गाड़ी एक साइड पर रोकी और संजीदा लहजे में बोला, तहरीम, मुझे एक बार सुन लो, मैं तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हें। तहरीम ने उसे घूर कर देखा। मेरी नजरों में सिर्फ एक मर्द है, अरसलान, बाकी सब सिर्फ बोझ है। दिलावर के चेहरे पर जैसे कोई तमाचा और पड़ गया हो। वो खामोश हो गया, मगर उसकी आंखों में इस बार सिर्फ ख्वाहिश नहीं, इंतकाम भी झलकने लगा था। तहरीम ने गाड़ी का दरवाजा खोला और नीचे उतर गई। वो बस स्टॉप पर जाकर खड़ी हुई। आसपास लोगों की मौजूदगी ने कुछ सुकून दिया। दिलावर थोड़ी देर बैठा रहा, फिर चुपचाप गाड़ी लेकर वापस चला गया। यूनिवर्सिटी पहुंचकर तहरीम ने सुख का सांस लिया, लेकिन उसने दिल ही दिल में यह भी सोच लिया था कि वो अरसलान को सब कुछ बता देगी। मगर जब शाम को उसकी और अरसलान की मुलाकात हुई तो वो चाहकर भी उसे कुछ बता न सकी। उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ था कि कहीं वो अरसलान को खो ना दे। वो उस रात तहरीम ने पहली बार दिल में महसूस किया कि शायद वो बिखरने से पहले किसी के लम्स में जुड़ सकती है, अगर वो लम्स मोहब्बत से भरपूर हो। सबसे फिजा कुछ अजीब सी थी। हर कमरे में हलचल, सब लोग रिश्तेदार की शादी में जाने की तैयारियों में मसरूफ थे। माहम, खाला, चची, सब चेहरों पर खुशी की एक दूसरे से कपड़ों, जेवरात और दावतनामों की बातें कर रहे थे। तहरीम कमरे के कोने में खामोश बैठी थी। उसने जाने से साफ इनकार कर दिया था। मेरे फाइनल पेपर्स हैं, मुझे तैयारी करनी है। खाला ने थोड़ी देर इसरार किया, फिर माहम को देखकर बोली, छोड़ो, इसे पढ़ने दो। और वैसे भी अरसलान तो शहर से बाहर है, वो होता तो शायद साथ ले भी जाता। ये जुमला तहरीम के दिल में चुभ गया। अरसलान इसका मुहाफिज इस वक्त दूर था, वो होता तो शायद सब कुछ मुख्तलिफ होता। सब लोग घर से निकल गए और बंगला एकदम सन्नाटे में डूब गया। तहरीम